चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोग का AS2 चल रहा था, अभी बेच मर्ज हुई है ना। तो आज हम वो पढ़ेंगे जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। कुछ नया पढ़ते हैं। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि ये एस एप्लीकेबल है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूशन। स्टॉक का वैल्यूशन कैसे किया जाए, और कई बार पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। पढ़ चुके हैं। रिपीट कर करके आप भी परेशान हो गए होंगे ना। इन्वेंट्री रिपीट करूं क्या? कंफर्म? ठीक है। अब बेटा, इन्वेंट्री की वैल्यूशन में जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, मैं एक काम करता हूं, अभी रिपीट करने का मेरा मन भी नहीं हो रहा है। मैं कुछ नया ही पढ़ा दूं, फिर एक बार लास्ट में रिपीट कर लेंगे। अब हम क्या लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आज, जो दोनों के लिए बिल्कुल नया है। इन्वेंट्री वैल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1, ये इन्वेंट्री का वैल्यूशन यानी AS2 कहां एप्लीकेबल नहीं होता। कहां ये एप्लीकेबल होते हुए भी एप्लीकेबल नहीं होता। यानी वो इन्वेंट्री है, वो स्टॉक है, फिर भी हम AS2 वहां अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसी कुछ पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे आज? इन्वेंट्री आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS2, यानी ऐसी इन्वेंट्री जो AS2 के दायरे में नहीं आती। तो लिखेंगे इन्वेंट्रीज आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS2 on which AS2 is not applicable, जिन पर AS2 एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी स्टॉक है जो AS2 के दायरे में नहीं आती? शुरू करें। नंबर वन नंबर वन नंबर वन में सबसे पहले स्टॉक ऑफ शेयर्स, अभी लिखना मत, स्टॉक ऑफ शेयर्स, डिवेंचर एक्सेट्रा, स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में मैं शेयर्स में डील करता हूं। मैं खरीद कर शेयर्स बेचता हूं, मैं डिवेंचर खरीद कर बेचता हूं, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद कर बेचता हूं। तो शेयर्स मेरे लिए क्या हुए? गुड्स हुए या इन्वेस्टमेंट हुए? गुड्स हुए, क्योंकि मैं उसमें डील करता हूं, ट्रेड करता हूं, खरीद कर बेचता हूं। तो बेटा, यदि मैं इन्वेस्टमेंट खरीद कर बेचने का काम करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए हुए गुड्स, और मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट बचे हुए हैं। 31 मार्च को कुछ इन्वेस्टमेंट मेरे स्टॉक में है, तो वो स्टॉक है कि नहीं? यदि वो गुड्स है, तो बचा हुआ गुड्स क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक तो है वो। तो स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर, डिवेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी स्टॉक है, ये भी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? असेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो वो शेयर्स मेरे लिए क्या है? असेट है कि नहीं? हाँ सर, असेट है। मैंने खरीदे हैं शेयर, तो असेट है कि नहीं? असेट है। क्यों रखे हैं मैंने? हेल्ड फॉर, मेरा बिजनेस ही उनको बेचने का है, तो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी है। वो इन्वेंट्री तो है, फिर भी वो इस एज के दायरे से बाहर रखी गई है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यूएशन का तरीका इंटायरली डिफरेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? कौन सी इन्वेंट्री इन्वेंट्री होते हुए भी AS2 के दायरे से बाहर है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS2 है, और AS2 उस पर एप्लीकेबल, उसका वैल्यूएशन एज पर AS2 नहीं हो सकता, क्योंकि AS2 का वैल्यूएशन अदर एसेट के लिए है, इसका तरीका बहुत अलग होता है। तो क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स,
गवर्नमेंट बॉन्ड ETC with a stock trader. किसी स्टॉक के ट्रेडर के पास यदि इन सब का स्टॉक है तो वो है स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एज पर एज टू नहीं होता, इसका तरीका अलग ही है। तो ये नंबर 1 पॉइंट है जो एज 2 में अप्लाई में कवर नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2 एक है सिविल कंस्ट्रक्शन ओ मैं एज 2 आपको एक बार क्या करूँगा, फिर से पूरा एक बार रिवाइज करवा दूंगा, एक बार पूरा हो जाए उसके बाद हम एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। ये लाइट आजकल डेली आने लगी है, इसका कुछ अरेंजमेंट करना होगा। इन्वर्टर रखा है लेकिन धूल खा रहा है। ये जल्दी आओ। ठीक है, ऑनलाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक ऑफ क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ब्रैकेट में लाइक स्टॉक ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा विच है। कोई स्टॉक ब्रोकर है, उनके पास यदि इनका स्टॉक है तो उस पर एज टू अप्लाई नहीं होगा, उसका वैल्यूएशन अलग ढंग से होता है। वो हमें कैसे होता है यहाँ नहीं पढ़ना है, पर नहीं होता। अगला है सिविल कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस, सिविल कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस
ऑफ ए बिल्डर, ऑफ ए बिल्डर, वैसे ये इन्वेंट्री है और इसका वैल्यूएशन एज पर A7 होता है, इसलिए यहाँ नहीं होता। इसका तरीका अलग है, वो A7 में दिया गया इसलिए यहाँ क्यों होगा। ये क्या होता है, क्या ये भी स्टॉक है? यस, एक बिल्डर है। बिल्डर का काम क्या है? बिल्डिंग बनाकर बेचना। एक होता है असेट्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो भी इन्वेंट्री है कि नहीं? आपको इन्वेंट्री की डेफिनेशन फिर से याद दिलाऊं। सेकंड नंबर क्या था? असेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। कोई असेट बन रही है बेचने के इरादे से, कोई असेट बन रही है जिसको बेचने के इरादे से बन रही है और बेचना हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो असेट भी इन्वेंट्री। तो ये बिल्डिंग, बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, तो बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है? इन्वेंट्री है, क्योंकि वो बिल्डिंग बनाता है ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए, तो बिल्डिंग भी क्या है उसके लिए। लेकिन वो बिल्डिंग यदि इन प्रोसेस है, बन रही है, तो वो भी इन्वेंट्री तो है, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन इसका वैल्यूएशन एस पर A7 होता है, इसलिए उसको A2 के वैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया है। रात ये भी एक WIP है, ये भी इन्वेंट्री है, क्लियर कट इन्वेंट्री है, फिर भी इसको A2 में कवर नहीं करते। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात अलग है, वो कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्डर, बिल्डर जिसके लिए बिल्डिंग क्या है? इन्वेंट्री है। देखिए एक बिल्डर है, उसके यहाँ ये ब्रिक्स रखी है, सीमेंट रखी है, वो रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है कि नहीं? क्योंकि वो टू बी कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो बिल्डिंग बनकर रेडी रखी है, बन गई, बिकी नहीं, तो वो क्या है? हेल्ड फॉर सेल। वो भी फिनिश गुड्स है, वो भी इन्वेंट्री है। और जो बिल्डिंग बन रही है वो भी इन्वेंट्री है, क्योंकि वो बिल्डिंग बनाकर बेचने के इरादे से है, तो वो भी इन्वेंट्री है। वो इन्वेंट्री की कैटेगरी में आता है एज पर डेफिनेशन, लेकिन A2 को के दायरे से क्लियर कट बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसका वैल्यूएशन एज पर A7 होता है, इसलिए यहाँ से बाहर किया गया। तो ये सारे आइटम वो लिख रहे हैं जो इन्वेंट्री तो है, फिर भी A2 के दायरे में नहीं आते। नंबर 3, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर, ये भी WIP तो है, पर इसको कवर नहीं किया गया यहां पर। एग्जाम्पल क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का वर्क इन प्रोग्रेस, यानी किसी ने सर्विसेज देना स्टार्ट तो करी, पर अभी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। एग्जाम्पल आप सोच सकते हो क्या? WIP ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। क्या आपका माइंड कुछ लगाकर आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो? WIP ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर मतलब उसे सर्विस देना शुरू करी, पर अभी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। इधर 31 मार्च आ गई, यस, कोचिंग क्लासेस, ठीक है। देखिए अभी क्या चल रहा है? जनवरी, फिर क्या आएगा? फिर और 31 मार्च भी आएगी। 31 मार्च को आपकी बैच कंप्लीट हो गई होगी या नहीं हुई होगी? नहीं होगी वो। अच्छा, कोचिंग क्या कर रही है? नाटा एकेडमी आपको क्या दे रही है? सर्विसेज। 31 मार्च को आपको सर्विस देना स्टार्ट कर दी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, तो बताओ हमने आपको आधी बैच पढ़ा दी, आधी बैच ऑलमोस्ट मतलब आधी अधूरी जो भी है पढ़ा दी कि नहीं पढ़ा दी? कब? 31 मार्च के दिन हम कहेंगे कि हमने आधी बैच पढ़ा दी है, पर आधी पढ़ाना तो वो है बैच इन प्रोसेस। तो सर्विस दे दी या सर्विस देना बाकी है? सर्विस देना बाकी है, सर्विस अधूरी दी गई है, वो है सर्विसेज इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, सर्विसेज इन प्रोग्रेस। या फिर एक शिप है जो माल लेकर लंदन पहुंचा रहा है, तो शिप क्या कर रहा है? प्रोडक्शन या सर्विसेज? वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है। अब 31 मार्च को वो शिप ना इंडिया है ना लंदन की तरफ है, बल्कि अभी बीच में है। तब अभी वो दुबई होके जा रहा है, दुबई में है, तब
31 मार्च को दुबई में अभी वो क्या, उसने जो इंडिया से माल उठाया दुबई लंदन पहुंचाने के लिए, वो पहुंचा दिया क्या? सर्विसेज पेंडिंग है देना, तो वो शिप इन प्रोग्रेस, शिप इन प्रोग्रेस भी किसका एग्जांपल हुआ? सर्विसेज इन प्रोग्रेस। समझ में आया? और एक तो घटिया एग्जांपल, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, वो क्या है, प्रोडक्शन या सर्विसेज? सर्विसेज। और ऑपरेशन 31 मार्च को रात को 12 बजे, ऑपरेशन अभी आधा ही हुआ है, तो ये क्या हुआ? सर्विसेज इन, वो आधा ऑपरेशन कर चुका है, आधा बचा है, तो ये हो गया सर्विसेज इन। तो क्या लिखो एग्जांपल? शिप, या शिप मतलब वोएज इन प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं वोएज, वोएज दैट इज शिप इन ट्रांजिट। तो ये एग्जांपल हो गया सर्विसेज इन प्रोग्रेस। सर्विसेज इन प्रोग्रेस का एग्जांपल हो गया। वोएज इन ट्रांजिट मतलब अभी शिप रास्ते में है, अभी पहुंचा नहीं है, वो अपने डेस्टिनेशन पर अभी नहीं पहुंचा है, तो ये हो गया शिप इन प्रोग्रेस। क्या एग्जांपल हो गया? एग्जांपल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ए सर्विस। ये भी इस एएस के दायरे से बाहर रखी गई है, इसका वैल्यूएशन भी अलग ढंग से होता है। अच्छा वैसे एक चीज बात है, ये जो है ना इन्वेंट्री एस टू असेट मतलब टेंजिबल असेट पर एप्लीकेबल होता है। सिर्फ कौन सी असेट? टेंजिबल। और ये असेट कौन सी है? अब हमने कोचिंग क्लास में आपको आधी बैच पढ़ा दी, 2 मिनट फीस को हटाओ, हमको आपसे फीस लेना बाकी ऐसा मान लो, आपने फीस नहीं दी, कब दोगे? बैच कंप्लीट होने के बाद दोगे कि भाग जाओगे? कोई कोचिंग क्लास भरोसा नहीं करती, पहले फीस लेती फिर पढ़ाती, नहीं तो आधे से बच्चे के आधे क्या 90% बच्चे भाग जाएंगे। तो इसलिए अभी 2 मिनट के लिए मानो जमाना सतयुग है, उस वक्त के विद्यार्थी कब देंगे फीस? बैच कंप्लीट होने के बाद। अब हमने आपको 31 मार्च को आधी बैच पढ़ा दी, 80% बैच हो चुकी, तो हमारी 80% फीस पक गई, तो हमारी असेट है कि नहीं? वो असेट तो है पर अभी कंप्लीट, तो वो है सर्विसेज असेट है कि हमें आपसे फीस लेना बाकी है, तो वो हमारी असेट है, वो हमारी इन्वेंट्री है, वो हम सर्विस प्रोवाइडर है, वो असेट इन प्रोग्रेस है, सर्विसेज इन प्रोग्रेस है, पर वो इस एज टू के दायरे से बाहर है क्योंकि वो इंटेंजिबल असेट है। वो क्या है? और एज टू किस पर एप्लीकेबल होता है? टेंजिबल असेट पर, इसलिए ये भी इसके दायरे में नहीं आएगी। हाँ सीए का भी होता है ना, सीए ने काम शुरू किया, काम कभी खत्म नहीं हुआ, रिटर्न फाइलिंग का, और 31 मार्च आ गई, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, पर ये सब क्या है? इंटेंजिबल असेट, इसलिए वो एज टू के दायरे से बाहर है क्योंकि एज टू सिर्फ टेंजिबल असेट पर अप्लाई होता है। 3 4। अब यहाँ पर स्टॉक ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स, स्टॉक ऑफ, जैसे बोलते लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में समझते हो? स्टॉक ऑफ एनिमल्स। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति एनिमल्स में डील करता है, डॉग सेल करता है, होता है कि नहीं होता है? मैंने भी अपना डॉग कहीं से खरीदा है, महू से खरीदा था हमने। एक व्यक्ति है जो इसमें डील करता है, तो उसके लिए डॉग क्या है? असेट तो है, इन्वेंट्री भी है, क्योंकि वो फॉर असेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। लेकिन आप जानते हैं डॉग और एक दूसरे प्रोडक्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है, लाइव स्टॉक अलग होते हैं अदर स्टॉक से, डेड दूसरे से, तो इसका वैल्यूएशन का तरीका अलग है, इसलिए वो एज टू में कवर नहीं होते। तो लाइव स्टॉक भी स्टॉक है पर वो एज टू में कवर, उसका वैल्यूएशन एज पर एज टू नहीं होता। दूसरा फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लकड़ी, जंगल से निकल हुई लकड़ी का स्टॉक भी स्टॉक है पर वो इसमें कवर नहीं होता। बोलिए।
वो बेटा फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रहा एक तरह से, वो किसके लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट था इनिशियली, जिसके लिए था सबसे पहले, उसके बाद तो वो स्टॉक हो गया ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहा उसके बाद वो। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है वैसे है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तीसरा, अ, इसमें होता नहीं नेचुरल रिसोर्सेज वाला, बायोलॉजिकल असेट मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से जो जनरेट हुआ। और इसके बाद एक होता है मिनरल ऑयल ओर्स, मिनरल ऑयल ओर्स मतलब धातु है ना, मिनरल ऑयल मतलब जमीन से निकलने वाला जो तेल है, पेट्रोल निकलता है, वो भी एक स्टॉक है, उसमें भी लोग डील करते हैं, वो भी एक हेल्ड फॉर सेल हेल्ड फॉर प्रोडक्शन है, लेकिन उसको भी इसके दायरे से बाहर किया गया क्योंकि इस पर अलग ढंग से वैल्यूएशन होता है, एस टू के फंड इस पर एप्लीकेबल नहीं होता, इसका नेचर ही अलग है। मिनरल ऑयल ओर्स होता है नेचुरल गैस, हाँ गैसेस, जो कुकिंग गैस है ये कहाँ से निकलती है, जो कुकिंग गैस है वो भी निकलती है ना जमीन से, तो ऑयल निकलता है जमीन से, मिनरल निकलते हैं जमीन से, गैसेस निकलती है जमीन से, तो ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेस से निकलने वाले प्रोडक्ट पर भी एस टू एप्लीकेबल नहीं होता। तो लाइफ स्टॉक हुआ, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हुए, मिनरल ऑयल्स ओर्स गैसेस, इन सब पर भी एस टू एप्लीकेबल। बायोलॉजिकल एसिड मतलब जो नेचुरली जनरेट होती है, इसको प्रोड्यूस किया नहीं जाता बल्कि नेचर इनको प्रोड्यूस करता है, इस पर भी एस टू अप्लाई नहीं होता। प्लांट्स कैन बी लाइव स्टॉक नहीं बेटा, हाँ तो ये सब पर एस टू एप्लीकेबल नहीं। कितने आइटम हुए, 4। आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में कोई इस पर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान आ जाना चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन में आ गया कि एक डीलर है जो काउज में डील करता है, गाय बेचता है, काउज में डील करता है, तो क्या होगा, वो काउ में डील करता है तो काउज के लिए क्या है, असेट है, असेट है और हेल्ड फॉर सेल भी है, तो इन्वेंट्री तो है पर वो एस टू के दायरे से बाहर रखी गई, तो वो आपको ध्यान, तो हमको लिखना पड़ेगा कि although it is inventory as per definition but as per S2 it is out of scope of S2, ये S2 के दायरे से बाहर कर दी गई है, इसलिए वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर S2 नहीं होगा। बस ये आपको लिख के आना होगा। करेक्ट? तो क्या आपको चारों आइटम याद रहेंगे, बोलो क्या चारों आइटम याद रहेंगे? क्या नंबर 1 स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब शेयर्स डिवेंचर का स्टॉक यदि है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। स्टॉक ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस ऑफ ए बिल्डर, और तीसरा सर्विस प्रोवाइडर का WIP, और स्टॉक ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स वो भी कवर नहीं होगा। हाँ देखिए, बिल्डर बिल्डर के यहाँ बिल्डिंग बन रही है वो कवर नहीं होगी, लेकिन बिल्डर के यहाँ जो सीमेंट गिट्टी रेती रखी हुई है वो कवर होगा। क्या कवर नहीं होगा? सिर्फ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, सिविल वर्क इन प्रोसेस कवर, लेकिन जो बिल्डिंग बन के तैयार रखी है, जो बिल्डिंग रेडी फॉर सेल है, क्या वो भी इसमें कवर होगी? वो S2 में कवर होगी या S2 के दायरे से बाहर होगी? सिर्फ किसको बाहर किया गया? सिविल कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस जो अभी बन रहा है वो S2 के दायरे से बाहर है, लेकिन जो बिल्डिंग बनकर रेडी रहे वो हेल्ड फॉर सेल है, वो कवर होगी। गिट्टी समझते हो, गिट्टी, स्टोन्स, सीमेंट, स्टील, सैंड, ब्रिक्स, ये सब रखा हुआ है, ये क्या है? रॉ मटेरियल, ये भी S2 में कवर होगा। सिर्फ क्या कवर नहीं हो रहा है? सिर्फ WIP कवर नहीं हो रहा है। अच्छा, कोचिंग क्लास है, इसमें क्या कवर नहीं होगा और क्या कवर होगा? कोचिंग में ये जो नोट्स रखे हुए हैं ये इन्वेंट्री है कि नहीं है? इन्वेंट्री, तो वो इन्वेंट्री है वो कवर होगी, लेकिन क्या कवर नहीं होगा? सर्विसेज इन प्रोग्रेस, सर्विसेज इन प्रोग्रेस कवर नहीं होगी, लेकिन बाकी चीजें कवर होगी। करेक्ट? यदि हमने जनरेटर, पीछे DG सेट है, DG सेट है, उसके लिए हमने डीजल रखा हुआ है, DG सेट के लिए 20 लीटर डीजल रखा हुआ है, तो वो क्या है? हेल्ड फॉर
कंजम्पशन इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोवाइडिंग, तो वो इन्वेंट्री है, वो कवर होगी। सिर्फ क्या कवर नहीं होगा, सर्विसेज इन प्रोसेस कवर नहीं होगी, लेकिन बाकी चीजें कवर होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, वो कवर्ड है बेटा। अब मिनरल ऑयल के बाद क्या लिखा है? ओर्स, ORES। ओर्स मतलब नहीं सुना कभी? ओर्स, ORES नहीं सुना? पता नहीं, आप तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, हम पढ़े हिंदी मीडियम में, हम पढ़े टाटपट्टी बैठकर, आप तो पढ़े हो इंग्लिश मीडियम से। हमारे ज़माने में तो हम कॉन्वेंट स्कूल क्या होता है ये जानते भी नहीं थे, हमने कभी कॉन्वेंट स्कूल सुना भी नहीं था। हम जब पढ़ते थे, हम पढ़ते थे टाटपट्टी में बैठकर हिंदी मीडियम से, और आप लोग तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। तो सुना होगा मिनरल ऑयल, सुना है? मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोल, मिनरल ओर्स मतलब, मिनरल ओर्स मतलब धातुएं, जो एल्यूमिनियम निकलता है, रॉ आयरन निकलता है, स्टोन होता है उसके से अंदर से आयरन निकालते हैं, ये सब क्या है? मिनरल ऑयल, मिनरल्स ओर्स। और गैसेस आपको पता ही है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से निकला हुआ आउटपुट है, वो भी उसका स्टॉक भी कवर नहीं होता। कोल, कोल भी कवर नहीं होगा क्योंकि वो भी नेचुरली डेवलप हुआ है। लेकिन जो खेती होती है वो कवर होगी, क्यों होगी? वो नेचुरली है या उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं? एफर्ट डालने पड़ते हैं, वो अलग चीज़ है, इसलिए मैंने फॉरेस्ट प्रोडक्ट लिखा है। उसके लिए आएगा, जैसे एक पेट्रोल पंप है, एक पेट्रोल पंप है, उसके यहाँ पर पेट्रोल है, तो उसके लिए पेट्रोल क्या है? वो इन्वेंट्री है। ये पेट्रोल पंप वाला थोड़ा कर रहा है, हम किसके लिए कर रहे हैं? पेट्रोल पंप वाले के लिए, जो उसके टैंकर में पेट्रोल रखा हुआ है वो क्या है? क्या उसने नेचुरली प्रोड्यूस किया है? उसके पास तो कहीं से प्रोडक्शन होके आया है, कहीं से प्रोडक्शन होके आया है। तो सिर्फ किसके लिए? ONGC, ONGC जिसने जमीन से तेल निकाला, निकाल के तेल रखा हुआ है, अभी उस पर प्रोसेसिंग नहीं हुई, वो है बायोलॉजिकल एसेट, वो है मिनरल ऑयल, जमीन से निकाला हुआ ऑयल, करेक्ट। उसके बाद उसने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? डीजल में, पेट्रोल में, ऑयल, वो ग्रीस निकाल लिया, होता ना, डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, और वो केरोसिन है, ये सब उसी वो से निकलते हैं। वो क्या है उसके? वो प्रोडक्ट फिर बाद में बनाए उसने प्रोडक्शन के द्वारा, तो फिर वो असेट बायोलॉजिकल थोड़ा रहे। हाँ, तो हम उसको लिख सकते हैं क्रूड ऑयल, जो मतलब हमारा मतलब जमीन से निकलने वाले, हमने ऊपर लिखा है बायोलॉजिकल एसिड का मतलब ही जो नॉन रीजनरेटिंग रिसोर्सेज। कौन से? नॉन रीजनरेटिंग रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम दोबारा प्रोडक्शन, जो रीजनरेट नहीं होते, जिससे वापस से कुछ, जैसे आपने एक बार जमीन के कुएं से तेल निकाल लिया, तो वो दोबारा वहां से आप तेल निकाल, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसिड्स। तो बायोलॉजिकल एसिड के अंदर होना चाहिए, वही जरूरी है। और बायोलॉजिकल एसिड किसको कहेंगे? नॉन रीजनरेटिंग रिसोर्सेज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसिड्स। एक बार अपनी जमीन से धातु निकाल ली, फिर वो कवर नहीं होगी। जैसे मार्बल, जमीन से मार्बल निकाले किसने? जिसकी मार्बल की माइंस हैं, और उसके लिए मार्बल क्या हुआ? एक बार जमीन से मार्बल निकाल लिया, क्या वहां से मार्बल फिर से बन जाएगा? अब वो उससे जमीन से कभी जिंदगी भर अपनी जिंदगी में तो माइंस से मार्बल नहीं निकाल पाएगा, तो उसके लिए वो क्या है? उसके लिए, लेकिन एक बार वो मार्बल अब दुकान पे आ गया, शोरूम पे आ गया, उसके लिए थोड़ा है वो, उसके लिए तो फिनिश गुड्स है, वहां तो अप्लाई होगा। ट्री प्लांट, हाँ बेटा, ट्री तो उसी में आएंगे ना, नेचुरल के अंदर आएंगे। ठीक है,
तो इस पर S2 एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद नई चीज क्या लिखेंगे? क्या हम कॉस्ट पढ़ चुके बेटा सभी लोग? हम जब स्टॉक की कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, तो कॉस्ट निकालना सीख चुके हैं क्या? कॉस्ट ऑफ परचेज गुड्स, कॉस्ट ऑफ परचेज गुड्स, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, क्या पढ़ चुके हैं अपन? बताया था मैंने आपको? लिखवाया नहीं अभी? लिखवाया है या नहीं लिखवाया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ परचेज गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, लिखवाया नहीं लिखवाया? लिखवा दूं? एग्जाम्पल की पर लिखा नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट लिखो। आइटम्स which are not included in cost. Items which are not included in cost, वो आइटम जो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, जिन्हें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, वो आइटम जिन्हें हमें लागत में इंक्लूड नहीं करना है। समझेगा क्या क्या है बेटा? जो डीजल, वो डीजल जो बनाया जाता है बाय अदर, वो इसमें कवर नहीं होगा। नेचुरली जो जनरेट होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसिड। ये बेटा बायोलॉजिकल नहीं हुई तो बनाई गई बाय टेक्नोलॉजी, तो वो कवर होगा, वो S2 में कवर होगा। हाँ, अब देखो आइटम विच आर नॉट, क्या क्या आइटम कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं होंगे? हम कोई कॉस्ट निकाल रहे हैं, उसमें कॉस्ट में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 1, अबनॉर्मल लॉसेस, कहाँ पढ़ा है आपने? कॉस्ट में। अबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट में कवर नहीं होते, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। मैंने कल एग्जांपल लिया भी था, फिर से ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए मान लो मैंने कल एग्जांपल लिया था बेकरी शॉप का, है ना? आप लोग कुछ लोग थे उसमें, सेकंड अर्ली बर्ड में थे ना आप लोग? ये सेकंड अर्ली बर्ड वाले इसमें नहीं है? आप सेकंड अर्ली बर्ड से हैं क्या? वो भी है ना इसके अंदर? नहीं, मैं अबनॉर्मल लॉस की, हाँ वो भी बात कर रहा हूँ। मैंने कल केक का एग्जांपल लिया था, कौन सी बेच में? अर्ली बर्ड्स 2, आप उसी में से है ना? अर्ली बर्ड 2 से आप इतने बचे हैं आज, सब छुट्टी पे हैं। 1 और 2 दोनों है, पर 2 में से आए कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बहुत है। तुम्हें केक का एग्जाम्पल भूल गए क्या? आप ही को याद है बस, तीसरी बार भी आप ही बोल रही हैं। अरे भाई केक, मैं एक बेकरी ऑनर हूँ। हाँ, बेकरी ऑनर हूँ, तो बेकरी ऑनर, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बेकरी में बेकरी मतलब मेरा प्रोडक्ट है केक, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं केक, मेरे लिए असेट है कि नहीं? यदि केक बना के रखा है तो हेल्ड फॉर सेल है कि नहीं? वो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो केक तो असेट है। अब मैंने एक केक आपके लिए बना के रखा, कस्टमाइज। आप केक लेकर आने वाले हो दोपहर में 2 बजे, मैंने 2,000 रुपये की कॉस्ट लगाकर आपके लिए केक रेडी कर दिया, और इधर 31 या 1 मिनट, 31 मार्च की शाम को वो केक रेडी है, तो केक मेरे लिए इन्वेंट्री है कि नहीं? एलिशन करूंगा, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट निकालने की बात आई, हुआ ये, उस पर मैंने कितनी कॉस्ट लगाई थी? 2,000, तो मैं उसकी कॉस्ट क्या मानूंगा? 2,000। उस पर मैंने लगाया था मटेरियल, उस पर लगाया था लेबर, उस पर लगाए थे ओवरहेड, मिलाकर उसकी कॉस्ट आई थी 2,000, तो 2,000 कॉस्ट मानकर मैं उसका वैल्यूएशन 2 पे करूंगा। इस बीच क्या हुआ? 31 मार्च के पहले ही वो केक मैंने बना के रख दिया था शाम को 6 बजे, कितनी कॉस्ट में? 2,000 में। उसका वैल्यूएशन मैं 2 पे करने वाला था। इसी बीच शाम को 7-8 बजे क्या हुआ? मैं केक आपको कल डिलीवर करने वाला हूँ 1 अप्रैल को, 31 मार्च की शाम को 7-8 बजे वो केक डॉगी ने खा लिया। अब वो केक जीरो हो गया, मुझे आपके लिए फिर से 2,000 रुपये लगाकर केक बनाना पड़ा। अब आपके केक पर मुझे 4,000 खर्च हो गया,
क्या मैं आपसे 4,000 वसूल कर सकता हूं? तो 2,000 की जो लॉस थी वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? तो क्या मैं वो जो केक बन के रखा है उसकी कॉस्ट 4,000 मान सकता हूं क्या? तो 2,000 के जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस है, उसको मैं कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो एबनॉर्मल लॉसेस विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। इज इट क्लियर? मैंने मान लो 500 शर्ट बना के रखे, 500 शर्ट पर मैंने मान लीजिए 500 शर्ट पर 2 लाख का कपड़ा यूज किया। 2 लाख का कपड़ा मैं लेके आया यूज करने के लिए। ठीक है, हुआ ये, जो हमारा स्टाफ है कटिंग मास्टर उसने सारे कपड़े वो कपड़े काटते वक्त पी के आ गया। क्यों पानी नहीं पीते हो आप लोग? तो उसमें क्या हंसने की बात है? चाय पी के आ गया, चाय पी के आ गया, तो मैं बोलूं आप चाय पी के आ गए तो हंसोगे क्या? पी के आ गया, अच्छा चलो छोड़ो, क्या पी के आ गया? चाय पानी नहीं, वो पता नहीं क्या, मुझे तो सुबह सुबह ऐसे शब्दों का उच्चारण भी क्लास में गलत है। अल्कोहल लेकर आ गया, वो एक थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है क्लास में, अल्कोहल लेकर आ गया। उससे वो होश में नहीं रहा और उसने कपड़े सब गलत सलत काट दिए। 2 लाख का कपड़ा चिंदी चिंदी कर दिया। अब 500 शर्ट बनाने के लिए 2 लाख का कपड़ा यूज करना शुरू किया था, इसका क्या हो गया? लेकिन शर्ट तो बनाने, फिर से 2 लाख का कपड़ा दूसरे वर्कर को देकर कपड़ा, तो इस शर्ट को बनाने में ये कपड़ा भी लगा, लॉस हो गया, ये लगा। तो अब मैं इसकी कॉस्ट निकालने में क्या 4 लाख जोड़ दूं? ये जोड़ सकता हूं क्या मैं? तो अबनॉर्मल लॉसेस विल नेवर, यदि मैं ये 2 लाख और 2 लाख 4 लाख जोड़ दूंगा तो इससे मेरे शर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और मैं कस्टमर को कहूंगा भाई तू हमें ये बढ़ी हुई कॉस्ट दे, तो वो कस्टमर हमसे शर्ट खरीदेगा या हमारे कॉम्पिटिटर से खरीद लेगा? कॉम्पिटिटर के यहाँ थोड़ा वो दूसरा वर्कर वो भी अल्कोहल पी के आया था। तो उस केस में ये लॉस मैन्युफैक्चरर को बियर करना पड़ेगा, ये आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो अबनॉर्मल लॉसेस विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट सब्जेक्ट भी कहता है और ये एस टू भी कहता है। एबनॉर्मल कॉस्ट को, लॉसेस को हम कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। ये आपको अच्छे से क्लियर था? दूसरा और क्या? ठीक है, मैं अब लिख देता हूं। इसके बाद अबनॉर्मल लॉसेस के बाद फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस like interest on borrowing, like interest on borrowing, interest on loan, ये एक फाइनेंशियल कॉस्ट है। बेटा वो शेयर तो आउटपुट है, वो लॉस अलग है, हम तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं उस शर्ट को बनाने की। और आप भैया व्हाट्सएप पे मुझसे पूछें, हम उस पर बात कर लेंगे। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, क्या ये भी लागत का हिस्सा बनेंगे? देखिए एस पर एस टू ये कॉस्ट में नहीं जुड़ेंगे, इसको आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने, मेरा काम है, कोई प्रोडक्ट में लेता हूं, मैं बनाता हूं, क्या लूं? आप बताओ ना क्या लूं प्रोडक्ट, आपके हिसाब से बता दो प्रोडक्ट क्या लूं। बाइक? चलो ठीक है, मेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैं बाइक प्रोड्यूस करता हूं, बाइक असेंबल करता हूं। बाइक असेंबल करने के लिए मैं बाइक असेंबल करता हूं। अब मैंने बाइक असेंबल करने के लिए मुझे मशीन चाहिए, वो मशीन लाने के लिए मेरे पास फंड नहीं है, मैं सिर्फ 20% मनी लगा पाया, 80% मनी मैंने बोरो की उस बाइक प्रोडक्शन प्लांट के लिए। मैंने फाइनेंस लिया, 200 करोड़ का अमाउंट बोरो किया और वो 200 करोड़ रुपए में ब्याज भर रहा हूं। तो वो जो ब्याज भर रहा हूं 200 करोड़ पर, वो मैं अपने प्रॉफिट से लेस करूंगा या कस्टमर से एज ए कॉस्ट चार्ज करूंगा?
तो AS2 कहता है कि भाई ये ब्याज तुमने लिया है, ये ब्याज तुम्हारा हेडेक है। क्या बाइक बनाने के लिए ब्याज लेना, लोन लेना निहायत ही जरूरी था? क्या लोन लिए बगैर कोई बाइक नहीं बन सकती? बोलो। नहीं बन सकती, बन सकती है, क्योंकि हो सकता है यदि मैं फाइनेंशियली अच्छा होता तो मैं लोन नहीं लेता। और बाइक बनाने के लिए लोन लेना पड़े, सक बाइक के प्रोडक्शन और इस लोन में कोई डायरेक्ट कनेक्शन? हाँ, लेकिन बाइक बनाने के लिए वर्कर जरूरी है कि नहीं? जो वर्कर असेंबल करता है वो जरूरी है कि नहीं? तो लेबर कॉस्ट तो बाइक बनाने का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट बाइक के लिए जरूरी नहीं था। तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट को AS2 कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होने देता। करेक्ट? तो बेटा इंटरेस्ट कॉस्ट यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज पर AS2। इज इट क्लियर? आपके कॉस्ट सब्जेक्ट में भी निखिल सर ने पढ़ाया होगा, वहां पर भी फाइनेंशियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती है। शायद आपको बताना बाकी हो या बता दिया हो? बता दिया। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री में जुड़ती है। कुछ केसेस में ये इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री में जुड़ती है। कुछ केसेस में आपका एक एस आगे हम पढ़ने वाले हैं, AS16 फॉर बोरोइंग कॉस्ट, AS16 फॉर बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट इज ए बोरोइंग कॉस्ट, उसके लिए AS16 है। वहां पर कभी कभी अलाउ किया गया कि आप इन्वेंट्री में इंटरेस्ट जोड़ सकते हो। कब? बताता हूं मैं आपको एग्जांपल। यदि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लूं जिसको बनाने में काफी समय लगता है, सिग्निफिकेंट टाइम लगता है, ज्यादा वक्त लगता है, अधिक वक्त लगता है, और वो अधिक वक्त के लिए कहा गया मोर देन 12 मंथ या मोर देन 12 मंथ, सिग्निफिकेंट समय लगता है मतलब लंबा समय लगता है, तो उस इन्वेंट्री के लिए इंटरेस्ट भी जोड़ा जा सकता है। उस इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ी जा सकती है। मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपने कभी सुना नहीं होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से सारे लगभग शरीफ बच्चे हो। अभी ये नहीं कह सकता कि कितने शरीफ हो, पर आपको पता नहीं होगा। मुझे भी पता नहीं, मैं भी शरीफ ही हूं, पर मैंने भी पढ़ा है एक तरह की कोई वाइन बोलते हैं या शराब बनती है, उसके लिए वो क्या करते हैं, उसको बनाकर एक लकड़ी के बॉक्स में जमीन में गाड़ देते हैं। ये देखो, क्या मतलब चेहरे पे बिल्कुल खिलखिलाहट आ गई। हाँ सर सुना है, आपने तो टेस्ट भी किया होगा। अच्छा, तो बेटा वो 8 साल 10 साल 20 साल जमीन में रहती है, और वो लकड़ी के बॉक्स में होती है, अलग से कोई स्पेशल टाइप ऑफ वुड होती है, उसमें उसको रखते हैं। तो बाद में जब वो वाइन निकलती है 15-20 साल बाद, तो उस वाइन वो बॉक्स से जब निकलती है तो उसमें लकड़ी का फ्लेवर भी आ जाता है। पता नहीं कौन सी वाइन होती है वो, ओल्ड माउंट, पता नहीं मुझे। तो अब बेरल, चेरी वुड हो सकता है, ओल्ड मेचर्ड विस्की, क्या नाम बताया, ओल्ड मेचर्ड विस्की, ओल्ड मॉन्क, वो ऐसा, अच्छा ब्रांड नाम बता रहे ओल्ड। तो बेटा अब वो जो मैंने नाम पढ़ के बोला, मुझे पता है विस्की लिखा है सामने, वो जो विस्की है उसको लगने में बनने में 10 साल लगे। अब 10 साल लगे तो उसमें मैन्युफैक्चर ने ब्याज पर पैसा लेके वो मनी, 10 साल तक मनी इन्वेस्टेड रहेगी, रिटर्न कब आएगा? 10 साल बाद आएगा। तब तक तो वो विस्की को जमीन में गाड़ के रखना पड़ेगा, तो मोर देन 12 मंथ लग गए। तो उस केस में इंटरेस्ट कॉस्ट को भी एक आवश्यक कॉस्ट माना गया है, और अब वो मैन्युफैक्चर उस वाइन के वैल्यूएशन में क्या जोड़ सकता है? इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ सकता है। ये AS16 अलाउ करता है। तो ये लिखेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, AS2 बोलता है मत जोड़ो, लेकिन कब जोड़ो? जब AS16 अलाउ करे। और AS16 अलाउ कब करता है? जब किसी प्रोडक्ट को बनने में ज्यादा समय लगता हो, तब उसको हम कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। और एक और एग्जांपल, एक शिप मैन्युफैक्चरर है, शिप बनाने वाला, शिप बनाने वाला। अब शिप क्या 1 साल में बन जाता है या समय लगता है? 2 साल लगे एक शिप को बनाने में, अब वो बनकर रेडी है।
2 साल के बाद शिप बन के रेडी है, अब मोर देन 12 मंथ लग गए, तो सिग्निफिकेंट टाइम लगा बनाने में। सब्सटेंशियल टाइम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट का ज्यादा टेक्निकल वर्ड क्या है? सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब अधिक पीरियड, सब्सटेंशियल लिख दें। बट इफ टाइम पीरियड मतलब हिंदी में कहे तो ज्यादा समय, सिग्निफिकेंट, 12 मंथ और मोर required to produce any product, then this interest cost should be added in inventory valuation। एस पर एस 16, ये मत ध्यान दो अभी। तब उसको इंटरेस्ट कॉस्ट को हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन में एज ए कॉस्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं। नहीं बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हाँ इंक्लूड नहीं होती। फार्मिंग ऑफ सैंडलवुड 12 मंथ से ज़्यादा को बोलते हैं सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड रिक्वायर्ड। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, अधिक टाइम पीरियड, ज़्यादा समय लगता हो। ज़्यादा मतलब कितना? 12 मंथ या उससे ज़्यादा को मान लिया गया है सब्सटेंशियल, अधिक पीरियड। तो उस केस में क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को बनाने में ब्याज जो लग रहा है उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है एज पर एस 2। इज इट क्लियर? तो ऑर्डिनरी कोर्स में ब्याज को कॉस्ट में कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कब इंक्लूड करेंगे? जब कोई प्रोडक्ट स्पेशल हो, जैसे कि मैंने बताया विस्की वाइन प्रोडक्शन। थर्ड, एक तो अबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते, एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कॉस्ट में। एक होते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होते। मेरा लॉजिक यही है ना कि आपको वो प्रोडक्ट को 10 साल तक रखना है, और 10 साल तक का फंड हर किसी के पास नहीं होता। नॉर्मली हर किसी को फंड बोरो करना पड़ता है, तो उस कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट एक नॉर्मल कॉस्ट मानी जाती है। और वो भी क्योंकि उसी की 10 पीरियड साल की वजह से ही तो प्रोडक्ट एक नए प्रोडक्ट में तब्दील हुआ, उसी से उसकी वैल्यू बढ़ी, वो बढ़े हुए भाव भी बिकेगी, तो कॉस्ट भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर वो इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी, वो कस्टमर से चार्ज करेंगे ना, नॉर्मल कोर्स में लग रही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस माल को बेचने के हैं या बनाने के? और हम इन्वेंट्री क्या आते हैं? माल को बनाने की कॉस्ट इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री में, करेक्ट। ये सेलिंग एक्सपेंस कब लगेंगे? जब वो बिकेगा तब। अभी बिका नहीं, अभी तो वो इन्वेंट्री है। सेलिंग एक्सपेंस तो बाद में लगेंगे, जो खर्चे बाद में लगने वाले हैं, सेल के वक्त लगने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ सेल लगने वाले हैं, क्या उसको अभी से वैल्यूएशन में इंक्लूड कर लें? जो खर्चा लगने वाला है उसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? और सेलिंग ओवरहेड खर्च जो बेचने के लिए होता है न कि बनाने के लिए, उसको हम इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट में। तो कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम कस्टमर के घर तक माल पहुंचाएंगे। घर तक माल पहुंचाने का हमने ठेका ले लिया कि भाई तेरे घर तक माल पहुंच जाएगा, तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट भी हमें ही करना है। वो खर्चा कब लगेगा? जब बेचेंगे उसके बाद। अभी तो प्रोडक्ट स्टॉक पे रखा है, बिका ही नहीं, तो जो खर्चा बाद में लगने वाला है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड हो ही नहीं सकता। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस।
सामान्य प्रशासकीय व्यय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ये भी एज पर एज टू कॉस्ट में इंक्लूड न करने को कहा गया है। ये एज टू का कहना है इट इज नॉट, जैसे ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आवश्यक नहीं मानते वो लोग, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आवश्यक, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट, मान लो हमारी इंडस्ट्री है, जैसे आपने कहा बाइक की, ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया में और ऑफिस सिटी में है। ऑफिस क्या जरूरी है बाइक के लिए? फैक्ट्री जरूरी है कि नहीं? बगैर फैक्ट्री के तो बाइक बन नहीं सकती, लेकिन ऑफिस जरूरी। तो ये क्या मानते हैं कि भाई जब ऑफिस का खर्चा ये बाइक को बनाने के लिए आवश्यक नहीं था, बाइक को प्रेजेंट कंडीशन एंड सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए आवश्यक नहीं था, इसलिए इसको हम ओवरहेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या समझ में आया क्यों नहीं करेंगे? एज पर एज टू इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इन प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। ध्यान है आपको, एक पॉइंट था अपना, कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है। यस यस, आपको अच्छे से याद है। एट द टाइम ऑफ सेल, तो बेटा उस वक्त इन्वेंटरी वैल्यूएशन थोड़ा होगा, एट द टाइम ऑफ सेल वैल्यूएशन करेंगे, करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में जोड़ेंगे, लेकिन वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन से बाहर हो गया ना। हाँ, नंबर क्या बोल रहे थे? 8 मिनिस्ट्री ओवरहेड, व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। यदि इस पर आपको कोई केस स्टडी आ गई कि एक इंडस्ट्री है जो अपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ऑफिस ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड जोड़ना चाहती है, आपको पूछा क्या करे, तो आपको लिख के आना होगा, नो, एज पर एज टू इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बिकॉज it is not necessary to bring the product in present location and saleable condition। present location और saleable condition में लाने के लिए इसका होना जरूरी नहीं था, इसलिए इसको कॉस्ट में इंक्लूड, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। ये कौन बोलता है? AS2 बोलता है। आपका जो निखिल सर पढ़ाएंगे उसमें तो कभी कभी ये भी कॉस्ट में जुड़ता है, कभी कभी, कई बार जुड़ता है, लेकिन कॉस्ट सब्जेक्ट अलग है। और AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन में, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ऑफिस ओवरहेड को कभी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होने देता, ये आपको ध्यान रखना होगा। इज इट क्लियर? तो रीजन लिखूं क्या इसका? रीजन चलो क्वेश्चन आएगा तब लिखवा दूंगा। एबनॉर्मल लॉस हो गए, फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गए, सेलिंग ओवरहेड हो गए, एडमिन ओवरहेड हो गए, ये सब कॉस्ट में नहीं जुड़ते हैं। स्टोरेज कॉस्ट, एक चीज और है, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर करने की कॉस्ट। स्टोरेज कब होता है? बनने के बाद, बनने के बाद होता है स्टोरेज। तो ये खर्चा कब का है? बनने के। और हम खर्चा कहां तक का लेते हैं? बनने तक का, और ये खर्चा तो बनने के बाद होता है। तो इस स्टोरेज कॉस्ट को भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में इंक्लूड कभी नहीं करते हैं। तो स्टोरेज कॉस्ट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये हमने पढ़ा किन किन को हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम लिख लें कॉस्ट ऑफ परचेज, जो मैंने समझाई है, लिखवाई नहीं, कॉस्ट ऑफ परचेज। इफ परचेज्ड गुड्स फॉर ए ट्रेडर, यदि एक ट्रेडर है उसके लिए परचेज कॉस्ट का मतलब क्या? परचेज गुड्स, यदि गुड्स खरीदा हुआ है बाय ट्रेडर तो उसका वैल्यूएशन में क्या क्या जुड़ेगा? हम ये एक लिख रहे हैं थ्योरेटिकल, क्या क्या जुड़ेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ परचेज
लेस डिस्काउंट या रिबेट, कॉस्ट ऑफ परचेज, पेबल टू सप्लायर, पेबल टू सप्लायर। सप्लायर को जो देते हैं वो है कॉस्ट ऑफ परचेज, उसमें से क्या लेस कर देंगे? यदि सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है तो हम लेस करेंगे। आप जानते हैं डिस्काउंट कौन सा लेस होता है, कौन सा लेस नहीं होता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, पर केस डिस्काउंट लेस तो आपको पता है ना, वो तो आपको एग्जाम में डिस्काउंट दिया तो घटा दो, डिस्काउंट ऑब्लिक रिबेट दिया हो तो घटा दो, क्योंकि हमने इतना अमाउंट सप्लायर को कम पे किया। और एड, क्या क्या और जुड़ेगा कॉस्ट में? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी कॉस्ट में इंक्लूड होगी। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज भी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगी। जैसे हमने, मान लो हम जीएसटी के दायरे में नहीं आते, हमारी सेल सिर्फ कम है, साल भर की सेल 18-20 लाख की होती है, मतलब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी की जवाबदारी हम पे नहीं है, ठीक है। जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, माना। वैसे जैसे आप लोग, आप स्टूडेंट हो, क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? पर आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लो आपने खरीदा मोबाइल, या आपने मान लो कुछ भी खरीदा, आपने एक जीन्स खरीदी 10,000 की, उस पर जीएसटी लगा 18%, कि आपको जीन्स के लिए देना पड़ेगा 11,800, 10,000 की जीन्स से, पर वो दुकान वाले ने उस पर जोड़ा है जीएसटी, तो आपको जीन्स की कॉस्ट क्या पड़ी? आपको जीन्स की कॉस्ट क्या कहोगे आप, 10 या 11,800? 2 मिनट के लिए मान लो 10,000 का 1,800, आपको जीएसटी लगेगा 18% से, तो 11,800 पड़ी। आपको भी पूछे कि जीन्स कितने में पड़ी, तो 10 या 11,800। जीएसटी भी आपका खर्चा है कि नहीं, वो भी आपकी कॉस्ट है कि नहीं? अच्छा, वो आपको जो जीन्स आप पहन लोगे, पहनने के लिए ली है, क्या बाद में आपको ये जीएसटी का गवर्नमेंट से रिफंड मिलेगा? तो वो आपको जो जीएसटी लगा है वो है एक नॉन रिफंडेबल टैक्स है, जो आपकी लागत में जुड़ना चाहिए। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या ड्यूटीज लगी है तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, तो ये हमारी कॉस्ट में जुड़ेगा। और कोई डाउट इसके अंदर? उसमें स्टोरेज कॉस्ट को नहीं जोड़ना है, क्योंकि वो जो कॉस्ट लग रही है, स्टोरेज कॉस्ट लगती है बनने के बाद, अभी वो बन रही है, वो स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। आप उसको स्टोर कर रहे हो या बना रहे हो? अभी नीचे वाइन बन रही है, स्टोर करी है आपने, अभी तो बन रही है, उस पर प्रोसेसिंग चल रही है। जब वो बन जाएगी, उसके बाद, बनने के बाद आप जब पैक करके रखोगे गोडाउन में, वो होगी स्टोरेज कॉस्ट। तो अभी तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, वो अभी वाइन बन रही है। इज इट क्लियर? तो वो बनी नहीं, वो स्टोरेज कॉस्ट में आएगा नहीं, वो तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है। वो तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज भी आपकी कॉस्ट में जुड़ेगी। इज इट ओके? और फ्रेट इनवर्ड, ये भी जुड़ेगा, क्योंकि ये भी जुड़ेगा, फ्रेट इनवर्ड भी जुड़ेगा। आपने मान लीजिए श्रीलंका से 4 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा बेचने के लिए, वो आपका गुड्स है, 4 लाख का है, पर वो श्रीलंका से इंडिया आया ना, तो जहाज में आया, तो जहाज जिसका था उसने उस पर 20,000 रुपये भाड़ा लिया, तो बताइए इंडिया तक पहुंचा, तो इंडिया तक पहुंचने की कॉस्ट क्या लग गई? 4 लाख तो आपने दिया श्रीलंकन बिजनेसमैन को, और 20 दिया शिप के ओनर को एज ए फ्रेट। तो फ्रेट क्या आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, नहीं बनेगा? अब यदि जो माल आपने लाके रखा है, शिप श्रीलंका से लाके रख दिया, बिका नहीं, आपकी इन्वेंट्री है, वो बेचने के लिए रखा है, वो आपका गुड्स है, उसकी कॉस्ट 4 लाख मानोगे या 420? आप उस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 420 पे करोगे, करेक्ट? तो फ्रेट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हाँ,
लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस भी आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट भी जुड़ेगा। माल श्रीलंका से इंडिया आ रहा है, कहीं जहाज डूब ना जाए तो क्या करना चाहिए, उसका बीमा करवा लिया, माल का बीमा करवा लिया, 2,000 रुपये की प्रीमियम भरी, 2,000 रुपये की प्रीमियम भरी उसकी, तो क्या होगा, वो प्रीमियम भी गुड्स खरीदने के लिए मानी जाएगी। वो प्रीमियम भी गुड्स को, श्रीलंका से इंडिया आ रहा है, कहीं शिप डूब ना जाए, कहीं वहां से और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, शिप जल गया, माल ना जल जाए, हो जाए तो बीमा कंपनी हमें रीइंबर्स करेगी उस लॉस को। उसके लिए हमने बीमा कंपनी को प्रीमियम दी है, प्रीमियम फॉर रिस्क कवरेज ऑफ ट्रांजिट। हाँ, एक बार माल हमारे गोडाउन में आ गया, इंडिया आ गया, रखा दिया, गोडाउन में रखा है, फिर बीमा करवाया, वो तो गुड्स खरीदने के बाद का है और ये गुड्स खरीदने के पहले का है। जब तक इंडिया की गोडाउन में न आ जाए तब तक के सारे खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ेंगे। कहां तक के खर्चे, इन्वेंट्री को गोडाउन तक लाने के सारे खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं। ये AS2 नहीं बोलता, पर ये AS2 का लॉजिक बोलता है, ये सारे खर्चे उसी की निशानी है। सारे खर्चे गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए किए जा रहे हैं, वो सब हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। ये भी जुड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट सब जुड़ेगा। और क्या हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस टिल गोडाउन ना, कहां तक के, गोडाउन तक के, गोडाउन तक के। जैसे आपने, जिसने माल खरीदा थ्रू ब्रोकर, माल खरीदा किसी एजेंट के थ्रू, तो वो क्या लेगा, ब्रोकरेज लेगा, तो हमें ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, वो भी हमारी गुड्स खरीदने की कॉस्ट मानी जाएगी, वो सब अदर में आ जाएगा। करेक्ट। या हमने उस माल को खरीदने के पहले किसी एक्सपर्ट से उसकी टेस्टिंग करवाई कि ये माल हमारे लायक है कि नहीं। जैसे आपको पता होगा, टी टेस्टर होते हैं, टी टेस्टर होते हैं, वाइन टेस्टर होते हैं, कॉटन सिलेक्टर होते हैं, कॉटन सिलेक्टर, वाइन टेस्टर, टी टेस्टर होते हैं। जैसे आपको चाय पत्ती खरीदनी है, चाय पत्ती आपको, तो चाय पत्ती का टेस्ट कैसा है उसके लिए क्या करेंगे, एक व्यक्ति जो टी का टेस्ट करके बताता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस सही करते हैं। तो आपने चाय पत्ती खरीदने के पहले क्या किया, टी टेस्टर्स को फीस देकर टी टेस्ट कराई, फिर खरीदा, तो ये भी खरीदने की कॉस्ट हुई कि नहीं हुई, तो वो भी खरीदने की कॉस्ट ही है। तो सारी कॉस्ट जो खरीदने के लिए आवश्यक है, गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए जरूरी है, वो सब कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। ये है परचेज गुड्स की कॉस्ट। इज इट क्लियर। अब अगला लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। अब किसकी लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स फॉर ए मैन्युफैक्चरर। फॉर ए मैन्युफैक्चरर। एक बार और लिखा दूं, शायद एक पेज को लिखा है, एक को नहीं लिखाया होगा। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, उसकी कॉस्ट। यदि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, खरीदते नहीं, बनाते हैं, तो उसमें क्या लगता है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारी कॉस्ट है। और एड डायरेक्ट वेजेस, शायद निखिल सर ने आपको डायरेक्ट वेजेस का मतलब बता दिया। वेजेस दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पर डायरेक्ट वेजेस जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वैसे मुझे डायरेक्ट वर्ड में डायरेक्ट वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, पर ठीक है। पर ये पता है ना आपको, डायरेक्ट वेजेस भी जो प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए जरूरी। जैसे कि शर्ट बना रहा है, वर्कर कटिंग कर रहा है, एक वर्कर कटिंग कर रहा है, एक वर्कर स्टिचिंग कर रहा है, तो वो कटिंग वाले की वेजेस भी डायरेक्ट वेजेस है और स्टिच करने वाले की वेजेस भी
डायरेक्ट वेजेस से। लेकिन जो सेल्समैन है वो बना रहा है या बेच रहा है, तो उसकी सैलरी वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं, वो सेलिंग ओवरहेड है, वो जुड़ेंगे नहीं डायरेक्ट वेजेस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जुड़ेंगे कॉस्ट में बनाने में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे पावर, पावर हम मशीन चलाते हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एमपीबी, उसके लिए पावर लाइन होती है। देखिए जो ये ट्यूबलाइट और फैन है ये पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन एक फैक्ट्री होगी तो वहां दो कनेक्शन होंगे, एक पावर एक इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के रेट अलग अलग होते हैं, दोनों का बिल अलग अलग आता है। ट्यूबलाइट और फैन के लिए क्या ली जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन ली जाएगी, और मशीनों के लिए पावर कनेक्शन लिया जाएगा, उसका बिल हाई रेट से आता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो पावर जो कॉस्ट लग रही है वो गुड्स को बनाने के लिए, डेफिनेटली पावर क्यों लिया गया, पावर कनेक्शन गुड्स को। लेकिन ट्यूबलाइट और फैन ये तो शोरूम में भी लगता है, ऑफिस में भी लगता है, क्या वो गुड्स को बनाने के लिए, तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, पावर। यदि आप प्रोडक्शन डबल कर दोगे तो बिजली का बिल, पावर का, मशीन का बिल, जो बिजली जो मशीन यूज और ये पावर, पावर का बिल डबल होगा कि नहीं होगा। और आपने प्रोडक्शन जीरो कर दिया तो पावर कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, तो बिल जीरो हो सकता है। तो पावर की कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन, इसलिए वो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो भी कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। और फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, वो चाहे वेरिएबल हो चाहे, दोनों ओवरहेड कॉस्ट में जोड़े जाते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री, दोनों कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। मैं समझा चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। अदर कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रोडक्ट in current location and sellable condition। पेरोल पे मतलब वो रिकॉर्ड पर है, अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर है, और जो पेरोल पे होता है उसको वेजेस दी जाती है, ये फर्क है पेरोल एंड वेजेस में। पेरोल पे जो होता है उसको वेजेस दी जाती है। अदर कॉस्ट में सब आ गई जो प्रोडक्ट को प्रेजेंट कंडीशन में लाने में आवश्यक होती है। इसमें एक होता है टेस्टिंग कॉस्ट, जैसे आपने एग्जांपल लिया था भाई, मैंने एग्जांपल वही पकड़ लिया, मेरी कौन सी इंडस्ट्री है, बाइक बनाने की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बाइक असेंबल हो गई, असेंबल हो गई, बन गई, क्या बाइक असेंबल होते ही मैं बेच दूं आपको, ले जाओ और किसी को बैठा के घुमाओ, दे दूं ऐसे ही, क्या होगा, यदि ऐसे ही लेके उठा के बैठा के किसी को मालूम पड़ा ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक चले ही नहीं वहां जाके, फिर क्या होगा समझ जाओ आप। तो क्या करना चाहिए, बाइक बनने के बाद उसको मैं टेस्ट कर कर सेल के लिए रखूंगा या ऐसे ही रख दूंगा, तो टेस्टिंग कब होगी, बनने के बाद, लेकिन गोडाउन में रखने के पहले। तो टेस्टिंग कॉस्ट भी उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है कि नहीं, तो उस बाइक की टेस्टिंग कॉस्ट विल बिकम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यदि वो बाइक बनकर स्टॉक में रखी है तो उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में मैं ये टेस्टिंग कॉस्ट भी जोड़ूंगा, क्योंकि वो सेलेबल कंडीशन लाने के लिए जरूरी थी। इज इट क्लियर। उसके बाद वो बाइक बनी कहां पर, फैक्ट्री में ला के रखना पड़ेगा गोडाउन में। फैक्ट्री से कहां लाऊंगा, तो बाइक चला के लाऊं या हवा से उड़ा के लाऊं, चला के लाऊं, फ्यूल लगेगा, व्यक्ति लगेगा, खर्चा लगेगा नहीं लगेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होगी, गोडाउन तक लाने की कॉस्ट है, वो भी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने की, प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन में लाने की कॉस्ट, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड की जाएगी। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये भगवान, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बनाने का है या बेचने का,
वो तो सेलिंग एक्सपेंसेस है, इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो सेलिंग ओवरहेड है और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं बनते। इज इट क्लियर? ये सब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो हमने आज क्या क्या देख लिया? हमने क्या क्या देखा? एक तो इन्वेंट्री में किन किन ऐसे आइटम जो इन्वेंट्री तो हैं पर उस पर एज टू एप्लीकेबल नहीं होता। स्टॉक ऑफ मतलब शेयर, डिवेंचर और गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी इन्वेंट्री हो सकती है किसी के लिए यदि वो ट्रेडर है तो, लेकिन उसका वैल्यूएशन अलग ढंग से होता है। ये जो हम एज में फंडा पढ़ने वाले हैं ना, वो सब इस पर अप्लाई नहीं होते। सिविल कंस्ट्रक्शन, इसका ये प्योरली इन्वेंट्री है, ये भी बनाई जा रही है बिल्डर के द्वारा बेचने के लिए, ये प्योरली इन्वेंट्री है, लेकिन उस पर एस 7 के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन होता है, इसलिए वो वैल्यूएशन यहाँ नहीं होता। WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, उसका तरीका अलग होता है, तो वो इस चैप्टर में कवर नहीं होता, इस एज 2 से कवर नहीं होता। और स्टॉक ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स, वो भी इसमें कवर नहीं होता, उसका तरीका अलग होता है। और कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? अबनॉर्मल लॉसेस, और आपको हर चीज लॉजिक से याद रखनी है। क्यों नहीं इंक्लूड होता? क्योंकि अबनॉर्मल लॉसेस विल बी बियर बाय ऑनर, ऑनर बियर करेगा, कस्टमर बियर नहीं करेगा, और जब कस्टमर बियर नहीं करेगा तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ये जोड़ नहीं सकते हैं। ब्याज की कॉस्ट कुछ केस में जुड़ती है, कुछ केस में नहीं, यूजुअली नहीं जुड़ती, लेकिन एक्सेप्शनल केस में जब A16 अलाउ करे, और A16 भी अलाउ कब करता है? जब उस प्रोडक्ट को बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा हो। सब्सटेंशियल मतलब सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब मोर देन 12 मंथ या ज्यादा लग रहा हो, तो उसको मान लेते हैं सब्सटेंशियल, और फिर वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ब्याज भी जोड़ते हैं। सेलिंग ओवरहेड तो बेचने के होते हो, तो गोडाउन में रखने के बाद के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बाद में होता है। हाँ बेटा, पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस बेचने के हैं या बनाने के? पैकिंग करते हैं कब? तो बेटा पैकिंग दो तरह की होती है, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। यदि पैकिंग बनाने के लिए जरूरी है तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो पैकिंग बेसिकली लगती है तो फिर वो इन्वेंट्री में नहीं जुड़ेगा। जैसे कि शू पॉलिश, आप शू पॉलिश कभी देखिए आपने? जब स्कूल जाते थे तो आपकी शू पॉलिश होना जरूरी होते थे? अरे बोलो ना, कि ऐसे ही जाते थे स्लीपर में, चप्पलों में, क्या पहन के जाते थे? तो वैसे गंदे संदे जाते थे या पॉलिश करके जाना पड़ता था? तो आपने कभी शू पॉलिश देखी होगी। वो शू पॉलिश बनने के बाद किस में रखेंगे? एक डब्बी में, याद है वो डब्बी? बेटा वो डब्बी के बगैर शू पॉलिश बनना आना पॉसिबल है क्या? वो हुई प्राइमरी पैकिंग, वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ेगी, क्योंकि वो प्राइमरी पैकिंग है, वो तो प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी थी। इज इट क्लियर? लेकिन उस डब्बी को, 20 डब्बी को एक बक्से में रखा गया, एक बक्से में रखा गया, 100 डब्बियां एक बक्से में रखी। वो बक्सा क्या है? फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन, कि उसको भेजना आसान हो, तो वो बनाने के लिए है या इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए? फिर वो हमारा प्राइमरी पैकिंग नहीं है, वो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी, वो हमारी सेलिंग करने की कॉस्ट है। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी पैकिंग विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब निखिल सर ने कौन से एग्जांपल लिए थे बेटा, वो उनसे समझना। बेग के बताऊं? हाँ बेग वेग के होते हैं। तो हाँ, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। एडमिन ओवरहेड, क्योंकि वो मानते हैं वैसे तो कॉस्ट में इसको भी इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। जब आप कॉस्ट पढ़ोगे तो गुड्स की कॉस्ट में सब कुछ जुड़ेगा, सेलिंग ओवरहेड नहीं जुड़ेगा, लेकिन एडमिन ओवरहेड वहां जुड़ता है। कहां पर? कॉस्ट सब्जेक्ट में। लेकिन सर AS2 उसको जोड़ना अलाउ नहीं करता, वो ये मानता है कि ये कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए आवश्यक नहीं थी, इसके बगैर भी प्रोडक्ट बनता था, बन सकता था। स्टोरेज कॉस्ट वो तो बनने के बाद की है, हम बनने तक की लेते हैं, और ये बनने के, तो फिर इसको इंक्लूड क्यों किया जाए? लॉजिकल है। स्टोरेज कॉस्ट विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ परचेज बता दी, और फिर मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दी। ये हम पढ़ रहे हैं AS2 में। अभी हम इसको क्या है, अभी टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो आपको अभी वो, अभी आप इसको कंपाइल नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। पर मैं आपको जब एक बार जब पूरी चीजें पढ़ चुके होंगे, मैं एक दिन में आपको पूरी चीजें बता दूंगा, तब आप सारी चीजों को इजीली कनेक्ट
कर पाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन ये तो पता है कि हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन में क्या जुड़ना है क्या नहीं जुड़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, और वही हम पढ़ रहे हैं कि वैल्यूएशन में क्या जुड़ना चाहिए और क्या नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे हमने आज आपको बुलाया है संडे के दिन, अर्ली बट हम कभी संडे बुलाते नहीं है, पर कल की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि कल शायद छुट्टी करनी पड़े। हर विज्ञापन जरूरी नहीं कि सही हो। वो क्रीम आती है कि वो गोरा बनाती है, क्या बनाती है गोरा? ऐसा होता दुनिया में काला व्यक्ति मैं सबसे पहले क्रीम लगा लगा के एकदम गोरा हो जाता, पर वो विज्ञापन है कि क्रीम गोरा बनाती बनाती नहीं। तो वो मेरा विज्ञापन था कि बेटा हम राम जन्मभूमि के पर छुट्टी करने वाले हैं, इसलिए कल आ जाओगे बेटा? हाँ बोले हाँ सर आ जाएंगे आ जाएंगे। आप प्यारे बच्चे बन के आ तो गए। अब वो तो मेरा विज्ञापन था आपको बुलाने का संडे, नहीं तो आप संडे आते क्या? नहीं आते। तो वो विज्ञापन था, वो विज्ञापन हमेशा भ्रामक हुआ करते हैं, हमेशा गलत हुआ करते हैं, नहीं होते क्या? अरे वो क्या क्या तो विज्ञापन आते हैं कि वो पियोर उधर से कूद जाता है, वो कौन? ऋतिक रोशन। पी कर एनर्जी ऐसी आती है कि वो इधर से छलांग लगाता है, जरा यहाँ से कूद के यहाँ से नीचे कूदोगे ना तो हड्डी टूट सकती है, मौत आ सकती है यहाँ कुर्सी से। वो तो पता नहीं कहाँ से कूदते हैं क्या क्या पी करके, ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? तो फिर जब वो विज्ञापन आप देखकर तालियां बजाते हो तो ये मेरा विज्ञापन देख के दुखी क्यों हो रहे हो सकता है कल आना पड़े। किसको लगेगा? मैं तो आपके भले के लिए बुला रहा हूँ, मुझे पाप थोड़ा लगेगा। अच्छा है आप आओगे तो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो आपका करियर बनेगा, करियर बनेगा तो अच्छी जगह तुम्हारी शादी होगी, तो तुम्हारा ये पाप कहाँ क्या हुआ? वो जो आपकी होने वाली है वो तो प्रार्थना करी भगवान इसे जल्दी से ये बना, जल्दी मेरे पास भेज, तो उसमें मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे उसकी दुआएं लगेगी। संडे कल बुलाऊंगा तो चलिए बेटा। ठीक है, अब देखते हैं कब मिलेंगे।